कि ये दोस्त बन गया इस तरह थोड़ी है चलिए ओके सो these are the different parts. This is Schlegel and micropylar and this is integument. ये दोनों ये synergy decks हैं. ये इट इज एग सेल भी कह सकते हैं या मेल फीमेल गेमिंग. ये एग सेल यही मेन है जो सीड बनेगा. बीच वाला क्या है? सीड बनेगा. और ये दो इधर उधर वाले क्या हैं? सिनर्जिड एग्स. कौन से हैं? सिनर्जिड. ये पोलर न्यूक्लियाई. और ये दिव्या ये क्या है? ये सारे एंटीपोडल. ठीक है, दीज आर एंटीपोडल सेल्स. इन सभी का जो क्रोमोसोमल नंबर है वो कैसा है? ये सभी एन वाले हैं. ठीक है, और ये सब किससे बने हुए हैं? अमन, मेगास्पोर. जो मेगास्पोर है 3 टाइम्स डिवीजन हुआ था. तो सबसे पहले जो इसके अंदर में ओवरी के अंदर कौन था? ओव्यूल. और ओव्यूल के अंदर कौन था? एक मेगास्पोर था. तो मेगास्पोर का सबसे पहले 2 बार डिवीजन हुआ. फिर इसके 2 डिवीजन हुए और इसके भी 2 डिवीजन हुए. तो पहले इसका डिवीजन हुआ तो डिवीजन नंबर 1. फिर इसको कहेंगे डिवीजन नंबर 2. और फिर इनके भी डिवीजन हुए. क्या तो दैट इज कितने सेल्स बन गए? तो डिवीजन 3 टाइम्स डिवीजन हुआ. जबकि ये 2n वाला और ये सब किस वाले हैं? n वाले हैं. तो इसका मतलब है कि 2 बार माइटोसिस हुई होगी और 1 बार मियोसिस हुई होगी. तभी तो हाफ हो गया. माइटोसिस में तो नंबर नहीं बदलता, लेकिन माइटोसिस तो पहली वाली माइटोसिस उतना में ध्यान रखने की नहीं. वो 12 का मामला. बट 3 बार तो डिवीजन हुआ है. बुक में फिगर दिया है तो हमें देखना पड़ेगा. अब जरा बुक में ये डायग्राम दिया है एंटीपोडल से. चेक कर लो, है कि नहीं? ये सारे एक सेल दिखाए गए क्या? इनके में तो है. इनके में तो पूरा यही तो दिखा. पूरा नहीं दिखा. जर्मन से आई हो. अभी पहले इंडिया का तो पढ़ो. चलो, तो अब हम देखेंगे कि when fertilization in plant, कहीं कहीं एस भी लिखा होता है, कहीं जेड, दोनों ही चलता है. In plant, when pollination has taken place, तो क्या होगा? Then pollen tubes come out from it. Okay? इसमें से pollen tube निकली और ये किसकी ओर बढ़ी? And it approaches towards ovule. ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये pollination has taken place. Then pollen tube किसमें से निकलेगी अर्चिता? Comes out from pollen grain. Pollen grain. इस pollen grain की प्लॉइडी पहले से ही है. प्लॉइड है जैसी है and half number of chromosome है. देखो
comes out from it and it approaches to mouth of ovule. अगर आपको इंटीगमेंट नहीं लिखना तो माउथ ऑफ ओव्यूल लिख दो, अदरवाइज जब आप लोग फीमेल वाले में भी पढ़ोगे तो वही जो फनल ऑफ ओविडक्ट है उसमें भी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसे इंटीगमेंट ही कहेंगे. ओके, तो एंड अप्रोचेस टू माउथ ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल की ओर चलेगी. इस चीज को क्या कहेंगे? माउथ ऑफ ओव्यूल को. ये देख लो, ये है ओव्यूल, ओव्यूल, और ये है ओवरी, और इसको कहेंगे ओवम. अंडा, अंडाशय, गर्भाशय, दैट इज ओव्यूल के अंदर ही एग रहेगा. समझ में आ गई बात? चल, अब क्या होगा बताइए. इसी में से क्या क्या निकलेगा? देयर विल बी, व्हेन इट कम्स आउट, ये ओपन हो गया, ये 2 सेकंड में ये हो जाएगा. एक बनेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 क्या बनेंगे दिव्या? अच्छी बात है. और ये दोनों जनरेटिव न्यूक्लियाई. 2 है तो न्यूक्लियाई लिख दिया. नाउ मेल जर्म सेल, जो मेल न्यूक्लियस है वो किसमें टूटेगा? न्यूक्लियस. सब डिवाइड्स, तो ये सब माइटोसिस हो रहा है. सब डिवाइड्स, जहां अगर क्रोमोसोम का नंबर ना बदले तो समझो सब माइटोसिस है. ये भी एन, ये भी एन और ये भी एन. सब डिवाइड्स इनटू वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस. वेजिटेटिव न्यूक्लियस गर्भ क्या करता होगा? हाँ बोलो अभिषेक, बताओ. वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में मदद करता है, और जनरेटिव न्यूक्लियस ही एंडोस्पर्म बनाएगा और सिंगेनी करेगा. समझ में आई? वेजिटेटिव न्यूक्लियस का क्या काम है? ये जो ट्यूब बढ़ रही है इसको बढ़ाते रहें. वेजिटेटिव न्यूक्लियस, समझ में आई बात? वेजिटेटिव न्यूक्लियस ओनली हेल्प्स ओनली इन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब एंड डिजेनरेट्स एट इट्स एंड. यहाँ आते आते वो खत्म हो जाए. वीडियो भी दिखा दूंगा. तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस helps in growth of pollen tube and degenerates. वो कहाँ खत्म हो जाएगा? at end of tube. जबकि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इस फर्दर माइटोटिकली डिवाइड इनटू 2 जनरेटिव न्यूक्लियस. इसमें बदल जाएगा. 2 निकल गए कि नहीं? यहाँ देखो. सो जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड्स, माइटोटिकली होगा, डिवाइड्स इनटू 2 जनरेटिव न्यूक्लियस. इसको यहाँ पर स्पर्म भी कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? यहाँ पे इसे स्पर्म बोल दिया जाएगा, क्योंकि अब यही मिलने वाला है. वीडियो में भी देखेंगे. पहले मेल जो न्यूक्लियाई उससे 2 बने, और जो मेल जनरेटिव है वो फिर फर्दर डिवाइड. ओके, 3 ये ना सब डिवाइड्स. ठीक है, चलो अब क्या होगा बताइए. 1 जनरेटिव न्यूक्लियस, जब ये तीनों यहाँ पहुंच गए तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिसअपीयर्स. यहाँ पे क्या होगा बोलो? ये डिसअपीयर हो गया. ओके, 1 generative nucleus fuses with X cell and this is called syngamy. Other generative nucleus ruptures one of the synergic cell.
ये जो बीच की एक सेल है ना, ये दुल्हन है जयमाल के, ये दोनों उसकी सखियां, और जो दूसरा वाला आ रहा है ये बाराती है। ये इनको धक्का देते हुए बीच में जो बारात है, खाने पीने का सामान वहां पहुंचा। ठीक है। सो अदर जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा? इट रप्चर सिनर्जिट का मतलब ही सखियां होती हैं। अगर इसको तुम एटिमोलॉजी देखोगे, शब्द विन्यास, तो इसमें सखियां ही हैं। तो इट रप्चर्स, किसको रप्चर कर देगा? रप्चर सिनर्जिट सेल एंड एंटर्स इनसाइड ओव्यूल एंड अल्टीमेटली फ्यूजेस। यहीं आ जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं? तो अगला जो डायग्राम है वहां क्या दिखाया जाएगा कि ये जो इंटीगमेंट है, और इंटीगमेंट है ये इसकी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक के साथ एक ये जुड़ गया, और जुड़ने के बाद क्या इसका सेल इसके अंदर चला जाएगा? सही है, इसके अंदर चला जाएगा मेल वाला। ये सब धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, इनकी जरूरत नहीं है। और जो दूसरी पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगा? पॉलन ट्यूब का दूसरा वो इसको रप्चर करते हुए अंदर चला जाएगा, और अंदर जब पॉलन ट्यूब जाएगी तो वो मेल न्यूक्लियस फिर अंदर आ जाएगा। ये स्पर्म, ये भी स्पर्म। और जा करके किससे मिलेगा बताओ? ये यहाँ चला है, वो क्या इससे मिल जाएगा? जब ये हो जाएगा तो ये जो तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं जो शेरेजल एंड पर है, ये भी डिजनरेट हो जाएंगे। इतना होने के बाद इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। ये एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म का क्या मतलब होता है? फ्यूचर फूड ऑफ सीड। मान लीजिए जैसे कि सीड है, तो सीड में सिर्फ इतना ही हिस्सा एम्ब्रियो है, और ये क्या है बोलो? इसको क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब ट्रिपल फ्यूजन इज फ्यूचर एंडोस्पर्म, एंड आफ्टर सिंगेमी व्हाटएवर जाइगोट इज फॉर्म, इट इज फ्यूचर एम्ब्रियो। हम लोगों में भी जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी बनता है कि नहीं? तो इनमें भी एम्ब्रियो बनता होगा। बोलो बात समझ आई? ये जो हो रहा है ये अभी जाइगोट है, और ये क्या बनेगा? इट विल मेक फ्यूचर एम्ब्रियो। इन फ्यूचर क्या बन जाएगा बोलो? अभी ये क्या है? अमन। सिंगेमी के बाद जब ये मिल गया तो क्या होता है? जाइगोट। समझ में आ गई बात? तो ये सिंगेमी हो रही है, और ये क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल, क्योंकि तीन लोग मिल रहे हैं इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? और इसकी प्लॉइडी कितनी है दिशिता? आप बताओ। ठीक है, इसकी प्लॉइडी बताओ। 2 है। ये इस प्रोसेस का नाम बताओ। इसका नाम, इन दोनों का कंबाइन नाम बताओ। ये बता दी इन्होंने कि डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज, यही द्विनिषेचन की प्रक्रिया है। पूरा बता दी है ना। चलो अब हम लोग ये लिख रहे, जो मयंक ने बताया है सब हम लोग अब लिख रहे। क्या बताया मयंक ने? डबल फर्टिलाइजेशन पूरा बता दिया। आपने बताया कि जनरेटिव न्यूक्लियस आगे बढ़ा, और ये किस में डिवाइड हो गया? 2 जनरेटिव न्यूक्लियस। 1 जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद, एक जनरेटिव न्यूक्लियस किससे? ये ठीक है, एग सेल बोला ना इन्होंने। चलो एक एग सेल से, देखो ये एग लिखा था, एक जनरेटिव सिनर्जी को फोड़ के चला जाएगा, उसको धक्का देगा, उसके जयमाल वयमाल गिरा देगा, अंदर जाके बारात। यही तो खाने पीने का इंतजाम है, एंडोस्पर्म ही खाना है, फ्यूचर फूड। एंडोस्पर्म क्या है? खाना पीना। समझ में आ गई बात कि नहीं? 1 जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एंड अदर जनरेटिव न्यूक्लियस रप्चर्स। किसको रप्चर करता? एंड अल्टीमेटली फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। समझ में आ गया? ये बात हो गई। चलो नाउ 2 जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, 1 जनरेटिव न्यूक्लियस। ये सेंटेंस पूरा करो जरा। हाँ बोलो। 1 जनरेटिव न्यूक्लियस फर्टिलाइजेस विद एग सेल। सही कह रही हो, फ्यूजेस बोला करो, ठीक है? फ्यूजेस विद एग सेल, इट फॉर्म्स जाइगोट। ये क्या बना देगा? दिस इज
कॉल्ड सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब ये साथ गेम खेलना। तो दैट इज वन मेल स्पर्म एंड वन फीमेल स्पर्म, यही तो सिनगेमी हुआ ना। सब नाम भी उसी तरीके से रखे गए जो उनका इटिमोलॉजी है। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट क्या बताया गया। हाँ, आगे का क्या बता रही थी तुम? अदर जनरेटिव न्यूक्लियस, Fuses with polar nucleus. ये ज्यादा अच्छा बताती। अदर जनरेटिव न्यूक्लियस रप्चर्स synergid cell and fuses with two polar nuclei. Fuses with two polar nuclei. ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड इट्स प्लॉइडी इज 3. इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड इट्स, जबकि जाइगोट की प्लॉइडी 2n है, 2n लिख लें आप इसको, एंड इट्स प्लॉइडी इज 3. जाइगोट इज फ्यूचर एम्ब्रियो, while that is, ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है that is एंडोस्पर्म का प्रीवियस नाम देखते हैं क्या है। चलिए इसी को देखें, वीडियो में बता देगा। सर इसी का शुरू होता है। ओके, after triple fusion what is formed? After triple fusion what is formed? बस वो एंडोस्पर्म सेल ही कहा गया, ठीक है, और कोई नाम नहीं दिया इसको। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म से पहले है ना, तो इसका नाम इतना नहीं करना चाहते, बस एंडो। At two sides, so it is called double fertilization. Zygote develops as, तो जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होगा? डेवलप्स एज एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यही पीईसी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप्स एज फ्यूचर फ्रूट. तो जब सीड जर्मिनेशन होगा तो अब आप देखिए इस सीट में ऊपर की ओर एक प्लम्यूले निकलेगा और नीचे की ओर क्या निकलेगा? रेडिकल. तो जो रेडिकल है वो क्या बन जाएगी? जड़. रेडिकल का मतलब है रूट बनेगी और प्लम्यूले क्या बनेगा? प्लम्यूले, ये बुक में डायग्राम है, तो दैट इज ये बन जाएगा, ये सीड है, ये सब एम्ब्रियो से निकलेगा, सही है ना। इसी में छोटे छोटे छेद होंगे जिनको हाइपोकोटाइल कहा जाएगा। कभी तुमने सीड देखा उसमें छोटा छेद होता है, वो हाइपोकोटाइल है, ठीक है। एक होता है हाइपोकोटाइल, एक होता है एपीकोटाइल। तो जो एपी है ऊपर और हाइपो नीचे, उससे भी ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस वो दोनों बन जाए, बस छेद है उसे काम है, ठीक है। अब जरा देखो क्या क्या चीज़ें बताई। जाइगोट बना, क्या बना? एम्ब्रियो। और एंडोस्पर्म के बारे में हमने क्या लिखा? ये क्या चीज़ है? फ्यूचर फूड। इतना 2 पत्ती जब तक निकलेगी तब तक इस एंडोस्पर्म का फर्ज है कि उसे खाना दिया जाए। इसीलिए जब कोई पौधा निकलता है तो जो उसकी पहली 2 पत्ती है, तुम उसको फॉल्स लीव्स कहते हो ना, उसकी अगली जो 2 पत्ती होती है वो अलग ही कलर की, अलग ही शेप की होती है। पहले की सभी की 2 पत्तियां एक जैसी होती,
तुम कहते हो जब अपने छोटे भाई बहनों को भाई ये झूठी पत्तियां बोलते हो कि नहीं, और उसके बाद से जब उस तब तक क्या होता है, सो पहली 2 लीव्स तक निकलने की जिम्मेदारी किसकी है, इसी एंडोस। तब तक ये खाना देगा, फिर उसके बाद उसकी फोटोसिंथेसिस होगी, फिर ट्रू लीव्स निकलेंगी। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। तो अब हमने क्या क्या बताया, ये एम्ब्रियो बन जाएगा और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा। एम्ब्रियो और क्या क्या बताया, दैट इज ओव्यूल इज नोन एज सीड कोड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सारा चीज इसको कहेंगे एम्ब्रियो सैक। जिस थैले में एम्ब्रियो रहता है उसे क्या कहेंगे, उसके साथ इसका एक पैकेज भी है। ठीक, तो अब ये लिखें कि दैट इज ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। जैसे तुमने आम की गुठली देखी तो उसके ऊपर एक सीड कोट होता है, फिर ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू, भाई ये सब तो हुआ, इससे ये बना, इससे ये बना, अब ये भी तो डेवलप होगा। तो ये डेवलप होगा तो क्या होगा, ये मैंगो बन गया, और मैंगो में सीड कोट बन गया कि नहीं अंदर, और सीड कोट के अंदर क्या है बोलो, सीड है। ये इसमें क्या है, क्या एक एम्ब्रियो है, और ये क्या है एंडोस्पर्म। ये क्या था जो इसका सीड कोट है, ओव्यूल था। ओवरी गेट कन्वर्टेड, ओवरी जो था वो फल बन गया, दैट इट इज नोन एज एंडोकार्प। द कवरिंग ऑफ ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प। बात समझ आई। एंड ऑल द सेपल्स पेटल्स शेड ऑफ, वो सब क्या होंगे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ना उन्हें फूलों को आकर्षित करना है ना पत्तियों को। अब क्या किसी कीड़े उड़े को आकर्षित करना है, अब तो बस इसकी रखवाली करनी है, ये बढ़ता जाए। बात समझाएगी नहीं। जैसे ही एक बच्चा जन्म देती है माँ, वो सब लाली लिपस्टिक छोड़ देती है, अपने बच्चे पे ध्यान देती है। अब पहले सब लाली लिपस्टिक लगती नहीं, ऐसा होता है। तो अब भाई इसको पेटल और सेपल की और सुगंध की क्या जरूरत, अब तो इसको ध्यान देना है कि हमारा प्लांट कैसे बढ़े। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ इसकी शादी कैसे होता है भाई, उसी से पेड़ बनेगा, प्लांट से, उसी सीड से ही तो नया प्लांट बनेगा। ये इनकी जनरेशन है, कंटिन्यूटी। तो इसे क्या ध्यान देना है कि ये कैसे सीड जमीन में गिरे और फिर आगे नया पेड़ बने, कंटिन्यूटी है ना। बोलो बात समझ आ गई। तो क्या बताइए, मतलब सीड तो प्लांट पे ही लग जाता है, सीड प्लांट पे लग गया, ये उसकी न्यू जनरेशन मानी जाएगी। ओके, 2 फेज हैं, एक सीड बनने से पहले और सीड प्लांट के 2 फेज ही होते हैं, वो सब आगे आप पढ़ेंगे। अब जरा देखो, ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड कोड, ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू पल। ओके, ओवरी किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू पल। As soon as fertilization takes place, petals and sepals shed off. उसी फूल से ही तो फल बनना है, जितने फूल तुम्हारे पेड़ में लगे हैं उतने फल। So as soon as, वो जो ईयरबड है ना, ईयरबड लोग ले करके क्या करते हैं, पॉलन्स ले लेके के हर फूल में टच करा देते हैं। किसान लोग ये घर में भी जब तुम लोग करते हो गार्डनिंग, तो ये करते हो कि नहीं, कि हर फूल फल बन जाए, इसीलिए ऐसा करते हो। ईयरबड से क्या किया, उसी से रूह से लिया पॉलन ग्रेन्स और हर एक फूल में लगा दिया। अब जरा देखो, as soon as fertilization takes place, दिशता सेंटेंस पूरा करो। लिसनिंग पावर का, हाँ बोलो, as soon as fertilization takes place, petals and sepals shed off. 3 बार ये बोला, देखो कितनी कच्ची। लिसनिंग इज लर्निंग। जो आप देखो, जो कमजोर बच्चे हैं वो लिसन नहीं करें। मैंने 3 बार घर से पूछा यही कंफर्म करने के लिए कि क्या वास्तव में ये अभी भी कमजोर है, और मेरी जानकारी सही निकली, कमजोर ही रहेगा क्योंकि वो लिसन ही नहीं कर रहा है। मैं बार बार अपने को कंफर्म कर रहा हूँ कि हम सही हैं कि नहीं। तुम गलत हो तो गलत हो, हमें कैलेंडर नहीं। और तेज बच्चे से पूछो जवाब आएगा। तो as
soon as fertilization takes place, दिसिता बताओ आगे क्या बोला गया? Petals and sepals shed off, उसमें से गिर जाएंगे, ठीक है। एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी के क्या बदल जाएगी? फ्रूट। विच इन केसेस सीड, आप ये भी समझ सकते हो, उतना लिखने की नहीं, क्योंकि हमने ओवरी को पल्प लिख दिया है, तो वही फ्लावर का जो ओवरी पार्ट है उसमें सब कुछ है, पल्प है उसके अंदर, सीड इनकेस्ड है। व्हेन सीड गेट्स प्रॉपर मॉइस्चर जो भी होगी एंड वार्म, देन इट डेवलप्स, एंड कांटेक्ट ऑफ सॉइल भी आना चाहिए, तो क्या होगा? अंडर सूटेबल फेवरेबल कंडीशन सीड जर्मिनेट। व्हाट डज इट मीन बाय जर्मिनेट? जर्मिनेट का मतलब है व्हेन इट्स रेडिकल स्प्राउटिंग कम्स आउट फ्रॉम सीड, या ये कह सकते हैं न्यू प्लांट, फ्यूचर प्लांट कम्स आउट फ्रॉम सीड, देन इट इज नोन एज जर्मिनेशन। उसकी डेफिनेशन लिखा है, अंडर सूटेबल कंडीशन दिस सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, अंडर सूटेबल कंडीशन सीड, तो उसी बीज का अंकुरण हो जाएगा। आगे की बात देखें, लेट अस सी नाउ germination of seeds. Okay. Germination of seeds. Now, कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये मेज का दाना है, तो मेज के दाने में ये उसका एम्ब्रियो है और ये उसका क्या है? एंडोस्पर्म। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये चने का दाना होगा, और इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर इसको तोड़ोगे तो इसमें दो कॉटिलिडन है, इसलिए इसको डाइकॉट है, कॉटिलिडन। द्विबीजपत्री, दो पत्ती, जैसे दाल हो गई, सारे लेंटिसल से जितने भी होते हैं उन सभी में क्या होंगे? दो बीज पत्री। मटर में देख लो, टूट जाएगा। तो जो दो बीजपत्री हैं उनमें जो फार स्लीव्स होंगी वो हमेशा 2 निकलेंगी, और जो मोनोकॉट होंगे उनमें एक पत्ती पहले निकलेगी। उसी से तुम पता कर सकते हो कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट। मोनोकॉट में कौन कौन से आएंगे बताओ? मेज, ये तो मेज का हमने दिखाया ही है। व्हीट, राइस, सिर्फ एक ही सीड तो होता है, धान के अंदर एक ही तो होता है। और जबकि ये क्या होगा डाइकॉट में? राम, पी, तूर दाल, ये सब इसी में ही है। सोयाबीन, बीन सीड्स ना। चलो, तो उसमें हमेशा एक पत्ती आएगी जब जर्मिनेट होगा, और जो भी चीज निकलेगी वो एम्ब्रियो से ही निकलेगा। एम्ब्रियो, वैसे तो इसे सीड कहेंगे, सीड कंटेन्स एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। मोनोकॉट में लास्ट में तो 2 बनते होते हैं, तो पहले जो पहली पत्ती निकलेगी वो एक निकलेगी, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग है, उनका क्या होगा, कैसा विन्यास होगा, हाउ दिस। फॉल स्लीव एक आएगी, उसमें 2 पहली होंगी, उसमें 2 पत्ती निकलेगी, इसमें एक निकलेगी। और बहुत सारे डिफरेंस है, 8 डिफरेंस है जो 9th में थे लेकिन अब हटा दिए। तो अब देखो, सीड कंटेन्स, सीड क्या क्या कंटेन करता है? सीड कंटेन्स एम्ब्रियो, रूट होता है,
and endosperm. That is endosperm future food. Okay. Now what does it mean by germination? The beginning of growth of seed is called germination. क्या तुमको ऐसा कोई भी लाइफ प्रोसेस पता है कि उसमें ग्रोथ हो रही हो लेकिन रिडक्शन इन उसका मास हो? ऐसा तुम्हें पता है? ये हमने आपको बताया, वजन कम हो, ग्रोथ हो लेकिन वजन कम हो। बताओ। यस, सीड के जर्मिनेशन में ऐसा होता है। यही अकेला एग्जाम्पल है। जब इसका जर्मिनेशन होगा इसका मास घटने लगेगा। दिस इज द एग्जाम्पल। ये तुम्हारी बुक का ही लिखा हुआ है, एमसीक्यू आ भी चुका है, इसलिए याद रखना है इसको। हमने उस चैप्टर में भी बता ही दिया। चलो, अदरवाइज ग्रोथ में हमेशा मास बढ़ता ही है लोग का, लेकिन सीड के जर्मिनेशन। सो व्हाट डज इट मीन? बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ of new plant from seed under favorable condition is known as germination. इसको बीज का अंकुरण कहा जाता है। So what is germination? Beginning of growth of new plant from seed when it gets favorable condition is called germination. Under unfavorable conditions seed remains dormant. उसे dormancy कहेंगे, वो सोया हुआ रहता नहीं। Under unfavorable, हिटलर के समय में लोगों ने मटके में रख दिए थे सीड्स और चिट्ठी रखी थी। वो अभी इतने साल बाद, समझो 1940 की बात है, तब की, और 2000 हो गए, तो तब इतने साल बाद, 100 साल बाद भी अंकुरित हो गए। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सीड रिमेन डॉर्मेंट। उसे कौन डॉर्मेंट रखता होगा दिव्या? ऐसा कोई हार्मोन होगा क्या? बोलो। एफसीसिक एसिड। दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी ऑफ सीड। मैंने लिखा दिया था कि वो उसके सोए रखने में कौन जिम्मेदार है? एफसीसिक एसिड। समझ आया? साइटोकिनिन कहेगा जागो, वो कहेगा सो। चलिए अब देखिए, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन में क्या होगा बताइए? हाँ, क्या? डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब बीज है, उसमें कुछ नहीं निकल रहा, तुम उसको कंटेनर में रखो, डॉर्मेंट है, और उसी को मिट्टी में डाल दो तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो जर्मिनेशन से पहले वो सोया है, उसका कोई काम नहीं है। सही कि नहीं? और दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी ऑफ सीड। अब क्या होगा? व्हेन जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, तब क्या होता होगा? यही सब हो रहा होगा। ये चीज देखो, तो व्हेन जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, तो क्या होगा? ओके, देखो जितना बड़ा सीड हो हमेशा ग्राउंड से डबल हाइट पे छोड़ना चाहिए, यानी सीड उसके ऊपर होता है, और ज्यादा नीचे दबा दोगे तो उसका ये जो प्लम्यूले ऊपर आ ही नहीं पाए। अगर इतना बड़ा सीड है तो इतनी ही जगह छोड़ो बस। सही है? इतना ही नीचे रखना चाहिए। इट इज कॉल्ड व्हेन जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, तो क्या होगा? दैट इज प्लम्यूले comes out from, इसमें से निकलेगा। ये एपिकोटाइल है, एक बार आया, अगर लिखना हो तो लिख लो, ये हाइपोकोटाइल। एक बार इसको पूछो,
फ्रॉम सीड या फ्रॉम एम्ब्रियो, अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। कहाँ से निकलेगा बोलो? अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, जिसे एपिकोटाइल कहते हैं। एम्ब्रियो, दैट इज एपिकोटाइल। एंड रेडिकल, ये भी आपके बुक में बना हुआ है। रेडिकल कम्स आउट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ये केस स्टडी में मैं कराऊंगा, केस स्टडी का सवाल है। दैट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो अब प्लम्यूलेट डेवलप्स एज शूट एंड रेडिकल डेवलप्स एज रूट। प्लम्यूलेट गोज एंटी ग्रेविटी एंड रेडिकल गोज टुवर्ड्स ग्रेविटी। Goes up and develops as shoot, while radical goes down and grows as root. बस इतना ही बताना था प्लांट में। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इतना ही है बस, कुछ होगा तो केस स्टडी में। इसमें भी बहुत इतना आपको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए बताया है। थोड़ा बहुत एमसीक्यू आएगा तो अब इसी से आप कर लो, अपने कॉग्निशन से, संज्ञान से। ओके, now that is sexual reproduction in animals. Now, see, when we become juvenile, that is what is adolescence. Adolescence age क्या होगा? 10 से 14। इसी को कहते हैं टीन एज, जुवेनाइल। समझ में आया? 13 से 19 लगभग वही एज होती है, तो इसको टीन एज भी कह सकते हैं, या इसको किशोरावस्था भी कहते हैं। बचपन, किशोरावस्था, वयस्क, बुढ़ापा, 4 अवस्थाएं हैं। तो ये जो अवस्था, इसको क्या कहा गया है? किशोर। इसी के नाम से किशोर कुमार का नाम पड़ा, किशोरावस्था। ना, किशोरावस्था। सो एट टीन एज क्या होगा? कि व्हेन certain body changes takes place in teenage owing to reproductive growth. ये changes कैसे होंगे? Owing to reproductive growth. Then that period of growth is called adolescence. इसी पीरियड को एडोलेसेंस कहेंगे। अब देखिए, इन गर्ल्स प्यूबर्टी starts from 10 to 12 years.
10 इयर्स की एज में लड़कियों में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो प्यूबर्टी में क्या होगा, दे स्टार्ट रिलीजिंग एग, उनमें एग रिलीज होने लगेगा। प्यूबर्टी जितना लेट हो अमन वो अच्छा है कि पहले होना, ये अच्छा करें। इन्होंने बताया कि ब्रिटेन की सरकार इसीलिए चिंतित है क्योंकि वहाँ की लड़कियों की प्यूबर्टी 8 साल में 7 साल में ही स्टार्ट हुआ। तो अब दोज गर्ल्स, ये बॉडी के, बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, दैट इज कि अगर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, सारा फोकस रिप्रोडक्शन पे आ जाएगा। जब तक प्यूबर्टी जितनी लेट होगी वो उतना ऑस्ट्रेलिया टाइप लंबा चौड़ा गबरू जवान होगा, लेकिन अगर जल्दी हो जाए तो फिर उतनी ग्रोथ नहीं होगी ना बॉडी की। तो पहले बॉडी की ग्रोथ हो फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ करें, ये बात समझ आ गई कि नहीं। लेट होना अच्छा है। अब बच्चा पैदा हो और उसी से बोलने लगे पहले दिन से बच्चा दो बच्चा दो, अरे अभी तो पैदा हुआ है, हमने तुम्हें दिया तुम भी दो, कैसे दे देगा। पहले उसकी बॉडी बलिष्ठ बने ना तभी तो होगा छोटे से बच्चे को। तो इसलिए दैट इज रिप्रोडक्टिव एज का ये मतलब नहीं कि हमने स्पर्म और एग रिलीज करना शुरू किया, लेकिन जो अंदर की यूट्रस है वो कितनी कोमल है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बन पाई है, वो एक 4.5 किलो के बच्चे को रख पाएगी, नहीं रख पाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, अब एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस में गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनके थाइस मोटे होने लगेंगे, चौड़े। क्यों होने लगेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें एक 4.5 किलो के बच्चे को रखना है। या कभी तुम शमशान में गए हो, सुनो इस बात को, शमशान में गए हो तो जो आदमी का चेस्ट सबसे देर में जलता है और औरत की थाइस, क्योंकि ये इतनी मजबूत होती है दैट इट कैन बियर ए चाइल्ड। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो देयर आर सर्टेन चेंजेस, बॉडी चेंजेस आर रिक्वायर्ड। तो उन सब चीज़ों को इन गर्ल्स प्यूबर्टी स्टार्ट फ्रॉम, इनमें 10 से 12 साल में हो जाएगी। एंड दिस onset of puberty is known as menarche। इसे क्या कहेंगे, इसे मेनार्की कहेंगे। So puberty is a period, puberty क्या चीज है, is a period when girls ovary, जो गर्ल्स की ओवरी है when girls ovary starts releasing, समझ आया। तो अगर एग रिलीज होने लग जाए तो, और एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, क्योंकि ये छोटे बच्चे ना हेयर के, वो उनके में भी तो ये चैप्टर तुम्हें याद होगा, हेयर्स में भी है। वो लोग लिखते हैं गर्ल्स स्टार्ट्स रिलीजिंग है, क्या लड़कियां अंडे देंगी, अब वो मुर्गे अब उनको कौन समझाए, वो बच्चे हैं। लेकिन ठीक है चलो तुम जो कह रहे हो, लेकिन अब लोग आप बड़े हो गए इतनी बात समझ आ गई। प्यूबर्टी का मतलब समझ आया। ये प्यूबर्टी बॉयज में भी होगी और गर्ल्स में भी। बॉयज स्टार्ट रिलीजिंग स्पर्म्स एंड गर्ल्स स्टार्ट ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग। समझ में आ गई बात कि नहीं, ओवरी से निकलता होगा इतनी बात। अब जरा देखिए कि the changes in girls during the time of puberty। अब देखो, अगर हमारी बॉडी में चेंजेस ना हो, मान लो हम जैसे हैं बच्चे से बड़े होकर वैसे रहें और लड़कियां भी वैसे ही बड़ी होती रहें, तो क्या फर्क पड़ सकता है, कुछ फर्क पड़ेगा। अगर इफ देयर इज नो सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स डेवलपिंग इन आवर बॉडी, कुछ हो सकता है क्या, फिर रिप्रोडक्शन की ओर कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं। दैट इज द कंट्रास्ट अट्रैक्ट्स जेंडर। कंट्रास्ट नहीं होगा तो अब तुम कहोगे करीना कपूर और कैटरीना कैफ अट्रैक्ट होकर शादी कर ले, कभी नहीं करेंगे। इट इज द कंट्रास्ट। वो अफ्रीकन नीग्रो से कर लेगी करीना कपूर, समझ आ गया।
हाउ टू डिक्रीज सेलिब्रिटी। तो इट इज द कंट्रास्ट। सो आप समझिए प्यूबर्टी के समय में क्या क्या सेकेंडरी, द सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स डेवलपिंग इन गर्ल्स are due to the hormones estrogen and progesterone which are produced by ovary gland। बोलो बात समझ आ गई? उसके बारे में हमने वो ने देख भी लिया कि सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स डेवलप इन गर्ल्स are due to that is these are sex hormones estrogen and progesterone and these are developed by बताओ का काम भी करते हैं। हम हर बार कंफर्म कर लेते हैं कि सरल से सरल भी बता पाते कि नहीं। बोलो नहीं तो फिर हमारी भी थ्योरी गलत हो जाएगी ना। कमजोर ही बना रहे हैं, हमें श्योर करना है, ये स्किल है, कमजोर ही रहना। एंड दीज आर, ये किससे डेवलप होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। तो क्या क्या फीचर्स होंगे? बॉयज में भी सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स होंगे और गर्ल्स में भी होंगे। तो पहली चीज है कि बॉडी स्किन बिकम्स टेंडर। स्किन कोमल होने लगेगी। वॉइस बिकम्स मेलोडियस। जहाँ 10 साल के पहले सबकी आवाज़ मीठी होती है, बच्चे सबको लगेगा बहुत मीठा बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन जैसे जैसे बच्चों में, लड़कों में प्यूबर्टी होगी, उनकी आवाज़ क्रैक होने लगेगी। उनका एडम्स एप्पल, ये जो लैरिंग्स है, ये डेवलप होने लगेगा और उनकी आवाज़ अब क्रैकर और डीपर होने लगेगी। उनमें लाउडनेस आ जाएगी, जबकि गर्ल्स में पिच बढ़ेगी, श्रिलनेस। तो दैट इज वॉइस कैसी होगी? बिकम्स। वैसे सब लोग लता मंगेशकर नहीं बन जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तीसरी चीज, दैट इज द प्यूबिक रीजन। जो हमारे ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट ग्रोइंग, एंड जो गोनाड्स हैं या प्यूबिक रीजन है जो रिप्रोडक्टिव, वो ब्लैक होने लगेगा एंड बिकम्स हेयरी। ओके, सो उसे प्यूबिक रीजन कहते हैं। आप गोनाड भी लिख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दूसरा नाम क्या है? या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये तीनों ही नाम जानने चाहिए क्योंकि कोई भी आएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट्स ग्रोइंग, ओके, ये ग्रो करने लगेंगे। बिकम्स, प्यूबिक रीजन बिकम्स हार्डर, ब्लैकर एंड हेयर ग्रोज। हार्डर, ब्लैक एंड हेयर ग्रोज ऑन इट। क्योंकि अब उनका उपयोग होना है तो इसलिए ऐसा होगा। स्वेट स्मेल्स फाउल। छोटे बच्चे के पसीने में महक ही नहीं होती, लेकिन अब वही 10-12 साल के बाद इतनी बदबू है कि डीओ यूज करना पड़ा। तो क्या चीज होगा? These are the features. That is sweat glands. जो sweat होगा, smells foul. उसमें स्मेल आने की। टेंडर का मतलब कोमल लिख लो। चलिए, सही है। कोमल का मतलब वो बच्चा ही कितना कोमल है जिसे उनको अपने यूट्रस में रखना है, तो उन्हें कितना कोमल होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या? थाइस बिकम्स ब्रॉडर। अगर तुम कभी भी देखोगे
तो ये जैसे ये है, तो ये मेल का फिगर ऐसे बनाया जाएगा, उसका चेस्ट ब्रॉडर, और जो फीमेल बनाया जाएगा तो उसको समझ आता है क्यों? क्योंकि उसे 4.5 किलो का बच्चा रखना, वो कैसे कैरी करे? उसके लिए पैर पे तो सारा वजन होगा। तो क्या चीज है बताइए? थाइस बिकम्स कैसी होनी चाहिए? इवन तुम अगर बंबई की मल्लाहन को देख लो, ऐसे कैली पिजन बताते नहीं कि पीछे से डर लग जाए, इतने उन्होंने तो कितने बच्चे पैदा करके निकाल दिए होंगे, नहीं? नॉट लेट अस। तो क्या बताइए? थाइस बिकम्स ब्रॉडर। सही। अगला देखो, मेमोरी ग्लैंड्स स्टार्ट्स डेवलपिंग, क्योंकि अब हम लोग चिड़िया नहीं रह गए हैं। चिड़िया लोग अंडे छोड़ देती थी तो सांप खा जाते थे, तो उन्होंने कहा छोड़ो, अब तुम्हारे चक्कर में हम पेट ही में बच्चा बड़ा कर लेंगे। तो हम लोग मैमल्स क्यों कहना है? हमने नहीं तो वो खाना लेने बच्चों के लिए जाती थी और अंडा खा गया सांप। हम लोग एविस से ही तो इवॉल्व हुए, यही तो अगला चैप्टर है। हमने कहा छोड़ो, उन पे छोड़ेंगे नहीं, अपना बच्चा डेवलप करेंगे, गुफा में रहेंगे, गुफा में बच्चे को जन्म दिया, फिर उन्हीं बंदरों से, उसी शेरों से तो हम बन गए, वही चिंपांजी गोरिल्ला से तो हम लोग बने। तो अगली चीज क्या बताइए? मेमोरी ग्लैंड्स स्टार्ट डेवलपिंग, निपल बिकम्स हार्डर एंड ब्लैक। बॉडी कंसर्न स्टार्ट्स, वही लड़कियां जो लड़कों के बीच में घुस जाती थी, लड़ाई करने लगती थी, अब वो बच के निकलने लगती। समझ आया? ऐसा होता है। छोटे बच्चों में क्या सब एक साथ खेलते हैं, उनको कितना भी बोलो वो खेलते ही रहेंगे, लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद ये नहीं होता। सो बॉडी कंसर्न स्टार्ट हो जाता है। ऑयल ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी की सुबेसियस ग्लैंड्स हैं, पिंपल्स आने लगेंगे, इतना तेल हो जाएगा, कईयों के हो जाता है, लेकिन बाद में 21 साल या 19 साल के बाद खत्म हो जाएगा। ऑयल ग्लैंड्स बिकम, ठीक है, प्रोड्यूस मोर ऑयल, और यही एज है जब 13 से लेकर 19 साल की एज है कि जब तुम घर जाते हो तो मम्मी जूस का गिलास ले, बेटा जूस पी लो, या अनार का जूस, क्योंकि रिप्रोडक्टिव तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, पूरा समाज तुम्हारे लिए हाथ फैलाए खड़ा, लो ये खाओ ये पियो, जहाँ जाते हो पूरी कचौड़ी मिल रही, मतलब कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल रहा है कि नहीं, सब तुम्हारा, क्योंकि समाज को तुम्हें ही आगे बढ़ाना। सो दैट इज ऑयल ग्लैंड्स प्रोड्यूस more oil and pimples starts growing। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का तुमने पहले लिख लिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अभी और बताएंगे, थोड़ा बहुत तो एट में पढ़ा ही होगा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इतनी बात हो गई। नाउ दीज आर द चेंजेस इन गर्ल्स, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, सारे पॉइंट लिखना है। नाउ दैट इज चेंजेस इन बॉयज। During time of puberty, secondary sexual features getting developed in boys are due to testosterone, which are produced in testes. Okay. Due to testosterone, which are
प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। जो अभी मतलब 8 में जो चक्कर चलता है ना, वही 10th में चलता है, वही 12th में चलता है, और वही 14th। ऐसा किया। जो 9th में पढ़ोगे वही 11th में पढ़ोगे, वही 13th। जब तुम लोग का सर्कुलेशन चल रहा था तो 8 का भी सर्कुलेशन ही चल रहा है, अब उनका रिप्रोडक्शन चल रहा है। अब वो श्रद्धा कह रही है कि त्रिशु दीदी मुझसे आर्ट का डायग्राम पूछे, हमने कहा तुम अपना करो उनके अब रिप्रोडक्शन है तो तुम उनसे रिप्रोडक्शन न पूछना, क्योंकि उनको भी इतना ही पता है जितना तुम्हें पता। वो भी यही पेपर देंगे संडे, वो उनके में भी वही चल रहा है। वो ऐसा बनाया है एनसीईआरटी ने, कैसा प्लान कि लगातार ना पढ़ना पड़े। 8 के बाद फिर 1 साल का ब्रेक देके फिर उसी को और पढ़ाएंगे। फिर 10th में थोड़ा पढ़ाना है, अभी पूरी बात में नहीं बताना, बचा के बताना। लेकिन जो 12th है वहाँ लगातार बच्चे समझ आएगी। फिर 12th में भी बचाना है, फिर 14th 1 साल छोड़ के। जो 9th में तुमने मोशन चैप्टर पढ़े, 9th में न्यूटन पढ़ोगे, फिर 11th और फिर 13th। तो ये सब समझ लेना। स्कूल में कभी भी बैठने का मौका मिले तो या 8th के बगल बैठना या 12th के, तुम फायदे में रहो, क्योंकि उसकी नकल की तो तुम पास हो गए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। सर मेरे पास 10th का अब देखो जो बॉयज में है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, जो कि टेस्टिस में बन रहा है। देखो ये स्टैंड बचा के करना, ठीक है ना, बचा के करते हो ना, बचा बचा चलो। पहली चीज क्या है कि बॉयज स्टार्ट रिलीजिंग स्पर्म्स, जैसे उसमें क्या था, गर्ल्स स्टार्ट रिलीजिंग एग्स होता था, तो बॉयज स्टार्ट्स रिलीजिंग स्पर्म्स, बॉडी बिकम्स मस्कुलर। Body hairs start growing. ठीक है, and beard and mustache also start growing. Next, sweat smell foul. Okay. Chest becomes broader and stiffer. Voice cracks, क्योंकि एडम्स एप्पल ड्रग। डीप हो गई है वॉइस में। As एडम्स एप्पल, जो गले में ऐसे एप्पल होता है, यस इसको क्या कहते हैं? मेरे है क्या तो एक बच्चा है 20 साल का। एडम नाम उनसे पड़ा है जो शुरू में पहले जो मेल एंड फीमेल थे, आदम और हव्वा, तो आदम का सेब, आदम और हव्वा, एडम एंड ईव, तो आदम का सेब। अब जरा देखो, बॉडी टेंशन स्टार्ट्स, ठीक है, बॉडी। अब वो लड़का बच के निकलने लगेगा, ठीक है, पिंपल्स स्टार्ट्स, frequent erection is seen in penis during day or night. कितनी चीजें,
तो ये सारे चेंजेस बॉयज और गर्ल्स में प्यूबर्टी में होते हैं। प्यूबर्टी किस पीरियड में होती होगी? 12 to 14, ठीक है? आप जा सकते हैं, जाना है। नाउ प्यूबर्टी टेक्स प्लेस एट 12 to 14 ईयर्स इस एज में होगी, ठीक है कि नहीं? अब देखिए कि इसीलिए लड़के देर में मैच्योर होते हैं। इसी 21 साल में उनकी शादी होती है ना, लड़कियों की 18 साल में, जब प्यूबर्टी पहले आ गई। तो दैट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी टेक्स प्लेस इन गर्ल्स अप टू 18 ईयर्स में बॉडी मैच्योर हो जाएगी। लेकिन बॉडी मैच्योर होने का ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे देने के लिए सक्षम है। क्यों? क्योंकि फिजिकल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी और इकोनॉमिक भी तो प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, बच्चे को खिलाना पिलाना भी तो है। तो इस तरीके से बिफोर टेकिंग ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड बी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन ऑल साइड्स। ये बात समझ आ गई कि नहीं? चलिए अब देखो, ये सारी बातें हो गई। अब कुछ टर्म्स समझ लो। मीनार्की क्या होता है? मीनार्की का क्या मतलब है? रजो दर्शन का काल। दैट मीन्स व्हेन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन, थोड़ा सा मैं बता दो फिर आगे बढ़ो कि ये देखो कि इसमें भी कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको इंटीगमेंट कहते हैं। इंटीगमेंट वो है जो किसी चीज को रिसीव करे। उंगलियों को इंटीगमेंट कहते हैं, इतना समझ लो। तो ये ओवरी है, तो ओवरी में ओवम होगा। ओवम लड़कियों में कब बनेगा? वास्तव में ये जो फॉलिकल है, जब वो माँ के गर्भ में फीटस बनने के बाद ही जेंडर डिसाइड हो गया, वहाँ ओवम बनने लगता है। 2 मंथ्स की जो बेबी है ना, जो माँ के गर्भ में, यूट्रस में, एट दैट टाइम इसमें क्या होगा? ओवम स्टार्ट हो जाएगा बनना, ठीक है? अब देखो, जिस समय गर्ल्स के अंदर ये एंडोमेट्रियम है, ओके, तो एंडोमेट्रियम में ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हर महीने बनेगी। ब्लड एंड म्यूकस की बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी लाइनिंग बनेगी। म्यूकस का मतलब है जैसे कभी नाक बहती है ना, वो म्यूकस। तो दैट इसकी लाइनिंग बनेगी। और ये क्या करेगी बताओ? अगर इसमें से एग आ गया और स्पर्म आ गया वजाइनल ट्रैक्ट से, सर्विक्स से होते हुए यहाँ पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 6 दिन बाद यहाँ एम्ब्रियो बन के आएगा। कितने दिन बाद? अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मैं कह रहा हूं कि 1 से 28 डेज का साइकिल है। समझ में आ गई बात? तो 1 से 28 डेज के साइकिल में क्या क्या होता होगा कि सबसे पहले जो 5 दिन है उसमें क्या होता होगा बताइए? ये ठीक कह रहे हैं। जैसा कि उत्कर्ष ने हम लोगों को बताया कि ये पहला 5 दिन का इन्होंने पीरियड बताया, 1 2 3 4 5, इसमें ब्लड शेड होता है। ये लाइनिंग टूटेगी पहले 5, समझ आएगा? अब फिर इसके बाद 6ठे दिन और इसके बाद क्या बनने लगेगी? तो ये बनने लगती है नई लाइनिंग, और ये ठीक होती जा रही, क्या मोटी होती जा रही, ऐसे होती जा रही। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, और ये कितना हो गया? 16th डे इसमें से एग रिलीज होगा। 16th डे क्या होगा? 16th डे एग रिलीज होगा। और स्पर्म की एज कितनी होती, कितनी उसकी उम्र होती है फीमेल वाली? 3 दिन। अगर मान लीजिए 14th डे में नेचुरल इंसेमिनेशन किया गया, अगर मान लीजिए सीमेन इनके अंदर डाल देने को कहते हैं इंसेमिनेशन, समझ आए? एक होता है कि सिरिंज से डालना, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, और एक क्या है? नेचुरल इंसेमिनेशन कर दिया गया। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि स्पर्म पहुँच गया तो 3 दिन क्या जिंदा रहेगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और मान लीजिए एग 1 डे की जिंदगी और स्पर्म की कितने की है? अगर मान लीजिए 16th डे में मेटिंग की गई तो क्या होगा? 16th डे, ये 17th डे में मेटिंग की गई तब क्या होगा? कुछ हो पाएगा?
हो पाएगा, क्योंकि एग की भी तो एक दिन की जिंदगी है। एग क्या एक दिन नहीं जिंदा रहेगा? अब इस दिन मेटिंग की गई तो भी हो जाए, स्पर्म को पहुंचने में थोड़ी समय लगता है, सही है कि नहीं? वो हाईली मोटाइल है। इसके बाद अगर अब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो इसमें अब क्रैक डेवलप होने लगेगी, क्योंकि एग अब रीजनरेट होगा, अब ये मर जाएगा एक दिन बाद। जब ये मरेगा कहेंगे अरे ये तो इतनी मेहनत से ये सब लाइनिंग बनाई, 7th डे से लेके इतने तक एग ही नहीं बचा, अब चलो तोड़ो। इसके प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या इसको तोड़ने लगेगा, तो धीरे धीरे इसमें डीपर क्रैक डेवलप होते चले जाएंगे और ये डीजनरेट होगा, और डीजनरेट होने के बाद इसमें जब ये डीपर क्रैक हो जाएंगे, फिर ये देखो डीपर क्रैक होगा, ये करीब 28 डेज तक चलेंगे। सही है, बिल्कुल चंद्रमा के काल के हिसाब से 14 दिन, जैसे शुक्ल पक्ष 14 दिन कृष्ण पक्ष, जैसा भी 28 डेज का होता है ना मून का पूरा फेज, एक होता है बढ़ने का, 28 डेज के बाद फिर क्या होगा, साइकिल 28 डेज का है, 16 के बाद ये डीजनरेट होगा एंड अल्टीमेटली इट क्रैक्स and it flows down, blood and mucus flows down through vagina. If egg is not fertilized, then the endometrium, ये क्या है बताओ? Endometrium, ये बाहर वाला myometrium है। Endometrium cracks and there is blood and mucus comes out through vagina. This is menstruation. अब हम यहाँ लिखेंगे, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि menstruation होता क्या है। ऐसा हर महीने होगा। अगर मान लीजिए इसमें एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसका होना बेकार, फिर अगले महीने फिर लाइनिंग बनेगी। ए साइकिल ऑफ 28 डेज ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे क्या कहेंगे बताओ? मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन में क्या अंतर है? बोलो। मेंस्ट्रुएशन इज द वेजाइनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, उसको कहेंगे मेंस्ट्रुएशन हो गया। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है? ये जो पीरियड है ये मेंस्ट्रुएशन, बात समझ आ गई? और ये जो पूरा डायग्राम है वो किसका है? समझ आ गई बात? तो इसको लिखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको लिखोगे मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन। ओके, चलो तो अभी हम लोग लिखते हैं कुछ दूसरी चीज। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ए साइकिल ऑफ 28 डेज, रिपीटेड साइकिल ना, बार बार रिपीट होगा। सो ए साइकिल ऑफ 28 डेज taking place in girls after puberty, puberty के बाद ये साइकिल होता है। और अर्चिता ये मीनोपॉज क्या होता है? यस, ऐसा होता है कि 48 साल की लेडी के बाद उसका यूट्रस ढीला पड़ जाएगा, फिर उसमें बच्चा नहीं रह पाएगा। ठीक है कि नहीं? यहाँ एक डिस्क होती है जो उसको होल्ड करती है बच्चे को, और एक बैलून के अंदर बच्चा ऐसे बंद रहेगा, ऐसे। समझ आई बात कि नहीं? तो अभी लेकिन ज़्यादा एज हो जाने के बाद फिर नहीं हो सकता है, तो इसलिए फिर स्टॉप हो जाता है। लेकिन उज़्बेकिस्तान की बात छोड़ दो, वहाँ 80 साल की औरतें भी बच्चों को जन्म देती हैं और जवान देती हैं। वो सेब की ब्रांडी पीती है, एप्पल का जो विनेगर होता है ना उसकी ब्रांडी। तो देख लेना उसमें। अब ये देखिए, समझिए, अ साइकिल ऑफ 28 डेज टेकिंग इन फीमेल बॉडी आफ्टर प्यूबर्टी इन विच मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस। ठीक है? in which making and breaking, रिया मेकिंग एंड ब्रेकिंग ही नहीं, दिव्या जैसे जानकार लोग तो ओव्यूलेशन भी लिख देते हैं कि अरे इसी पीरियड में तो ओव्यूलेशन भी हो रहा है। ठीक है? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ ओव्यूलेशन, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम।
endometrium and ovulation takes place. एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए गर्व से पूछते हैं, थोड़ा मजा आएगी। What is menstruation? आप खुद को भी तो कंफर्म करते हैं ना Yes, sir. कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। हाँ, menstruation में कुछ ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, ऐसे हल्के फुल्के में आता है तो बता दो, ऐसे पूछ लिया कंफर्म करने के लिए। बोलो menstrual cycle बताओ। Cycle of 28 days taking place in girls after puberty, in which the making and breaking of endometrium and ovulation takes place. Endometrium is nothing but it is blood and mucus lining, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। Now next is menstruation. Menstruation देखो, that is vaginal flow of blood and mucus lining. ब्लड और म्यूकस निकलने लगता है। मान लीजिए अगर फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो उसकी क्या जरूरत रह गई ना। वेजाइनल फ्लो ऑफ blood and mucus lining. If egg is not fertilized, तो उसको क्या कहेंगे? It is known as menstruation. देखिए, puberty, onset of puberty क्या होता है? That is the age at which boys start releasing sperms and girls start releasing eggs. The age at which boys start मीनार्की या रजोदर्शन का। What does it mean by menarche? When first menstrual cycle takes place in girls, उसको क्या कहेंगे? मीनार्की। तो ये 10 to 12 years तक होगा। When menstruation लिख रहा हूँ, menstruation। इसके लिए कभी तुम साउथ में जाओगे तो इसमें बहुत धूम धड़ाका होता है, सबको मिल बुला के खाना वाना खिलाया जाता है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। menstruation takes place in girls. ठीक है, तो इसको मीनार्की कहेंगे। और मीना पॉज किसे कहेंगे? इसी से पता चल रहा है मीनार्की और ये मीना पॉज। रुक गया, पॉज का मतलब तो रुकना ही होता है ना। When menstruation, when ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं, ये किस एज में होगा? एज 10 to 12 years। और ये 45 से 50 कभी भी हो सकता है। At that time first the menstrual cycle becomes irregular। हो सकता है 45 days चला जाए, कभी 15 ही दिन में हो जाए, पता चल जाएगा कि मीना पॉज आने वाला है। मतलब ये menstrual cycle डिस्टर्ब हो जाए और तो पता चल जाएगा कि अब थोड़ी देर में बदल रहा है। मेनोपॉज का मतलब क्या है? When female ovary stops releasing egg as well as the menstrual cycle also stops. It occurs the age between 45 to 50 years. Now the female reproductive age is terminated or shrinked between 12 to 48 years. अगर कोई लड़की 12 साल में मीनार्की देखती है, 48 ईयर्स में मीनोपॉज देखती है, तो उसने अपने जीवन काल में कितने अंडे दिए?
ना हर साल वो 12 अंडे देगी, या तो इस ओवरी से अंडा निकलेगा, 14 दे देगी क्या? नहीं देगी, देखिए एक देगी ना। तो मान लीजिए 12 to 48 है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 48 से 12 कितना हुआ, और हर साल 12 अंडे, तो हाउ मेनी एग्स है? 408 से 432 समझ आई? तो व्हाट डज इट मीन बाय मेनोपॉज? और ये भी तुम्हें पता चलना चाहिए, द मेल रिप्रोडक्टिव एज इज फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एज इज बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। अगर क्वेश्चन आ जाए तो और बात समझ आ गई? तो क्या लिखेंगे? मेनोपॉज का क्या मतलब है कि द एज एट विच फीमेल, ठीक है, फीमेल stops, female ovary stops releasing it, ovary releasing egg, ठीक है, followed by termination of menstrual cycle। भाई उसमें कुछ नहीं होगा, menstruation ही नहीं होगा। This is also time for termination। अभी बहुत सरल करना, ध्यान से देखो, नहीं तो आउट ऑफ हैंड चला जाएगा चैप्टर। ये सभी टर्म्स काम आने वाली हैं, ठीक है, सब चीज नोट करो। हाँ बोलिए। मेनोपॉज में रिलीजिंग स्टॉप्स लिखा नहीं, स्टॉप्स, स्टॉप्स रिलीजिंग है। दिस इज ऑल्सो टाइम फॉर टर्मिनेशन ऑफ, क्या टर्मिनेट हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अब नहीं होगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एज इज फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज, हाउएवर मेल रिप्रोडक्टिव एज इज फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। ठीक है, ये दोनों लाइन लिखो। फीमेल मेनार्की और अब ये चैप्टर 2 दिन और चलेगा, तब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग करना। प्यूबर्टी टिल डेथ, इतना ही रखिए। रमन का आज बर्थडे है। किसका? काशी का। तभी नई काशी नई ड्रेस पहन के आई है। हाँ? और किसका? हो गया, ऐसा ऑफर दिया ना? नो सर।